नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन सेट में 2001 के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज काउंसिल जो है आप सभी के लिए काफ़ी जो है सटीक क्वेश्चन ला रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो जो भटकना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने गोल ओरिएंटेड हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मगध का वह शासक जो अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके समकालीन था। मगध का वह शासक जो अलेक्जेंडर के समकालीन था, वह था धनानंद। उसका नाम क्या था? धनानंद। धनानंद। ये जो है नंद वंश से थे, नंद डायनेस्टी से थे। और ये धनानंद जो थे वो लास्ट रूलर थे नंद वंश के, जिन्हें धनानंद कहा जाता है। डायनेस्टी दैट सक्सीडेड आफ्टर मौर्य। मौर्य वंश के बाद वो कौन सा वंश था जो मौर्य वंश के बाद आया? तो उस वंश का नाम है शुंग वंश। शुंग वंश, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। सूर्य टेम्पल कहाँ स्थित है? तो सूर्य टेम्पल देव एक जगह है औरंगाबाद में। देव जगह है औरंगाबाद में, और ये औरंगाबाद है बिहार में। तो आप याद रखिएगा कि सूर्य टेम्पल बिहार में स्थित है, और ये टेम्पल जो है औरंगाबाद में है, बिहार के औरंगाबाद में है, न कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये बिहार में है, देव जगह पे। तो सूर्य टेम्पल जो है बिहार में स्थित है। वर्ल्ड पीस स्तूपा, विश्व शांति स्तूप जो है वो बिल्ड किया गया जापानीज के द्वारा। तो ये किस शहर में बनाया गया है? तो आप ध्यान में रखिएगा, बोध गया। आपको कंफ्यूज करता है गया देकर, तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व शांति स्तूपा जो है वो बोध गया में स्थित है। बोध गया। द प्रैक्टिस दैट इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो एक ऐसा प्रैक्टिस जो जैन धर्म को बुद्ध धर्म से अलग करता है। यानी क्वेश्चन का बेसिकली ये मतलब है कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म में कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका जो है जो दोनों में एक जो लाइन है जो बुद्ध और जैन धर्म का, वो है सेल्फ मोर्टिफिकेशन। ये जो है बुद्ध, ये जो लाइन है बुद्धिज्म और जैनिज्म को सेपरेट करता है। यानी बुद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर ये है सेल्फ मोर्टिफिकेशन, यानी आदमी का जो आत्म जो लोग आत्म जो है खुद का प्राण को त्याग देते हैं, उसमें जो है बुद्ध धर्म और जैन धर्म का जो मत है वो अलग अलग है। किंग हु फाउंडेड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को किसने खोजा था, उस स्थापना किया था? उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता यानी पिता का हत्यारा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पे हुआ था? तो आप ध्यान में रखिए, जो टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, जो टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुए वो टोटल हुए 4, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ आप जानते हैं कहाँ हुआ? राजगीर। राजगीर। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में, जो कि आज का पटना, पाटलिपुत्र। और चौथा जो है
कश्मीर में। ये ध्यान में रखिएगा कि पहला जो है राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कश्मीर में। आपको पहला पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? राजगीर। इसमें एक और बात ध्यान देने वाला है कि पहले वाले में इसमें जो रूलर थे, शासक जो किसके काल में हुआ था, तो राजगीर वाला जो है अजात शत्रु के काल में हुआ था। अजात शत्रु पहला वाला जो वो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो अजात शत्रु के काल में हुआ था। ठीक है। दूसरा जो वैशाली में हुआ था वो काला अशोक के काल में हुआ था। काला काल। ठीक है। तीसरा वाला जो हुआ था अशोक के काल में हुआ था। तीसरा वाला जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो अशोक के काल में हुआ था। वैशाली वाला जो हुआ था काला अशोक के काल में हुआ था। राजगीर वाला अजात शत्रु के काल में हुआ था और कश्मीर वाला जो है कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में। ठीक है। और यहाँ पे एक और ध्यान में रखिएगा, उसमें जो प्रेसिडेंट थे इसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये जो सम्मेलन है तो वहाँ पे कोई ना कोई हेड रहा होगा। राजगीर में हुआ तो उसका अध्यक्षता किसने किया? तो राजगीर में जो हुआ था उसका अध्यक्षता किया महाकश्यप। महाकश्यप महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ उसका अध्यक्षता जो है टुबू कामी ने किया था। टुबू कामी इन्होंने किया था दूसरे वाले बौद्ध धर्म का अध्यक्षता। तीसरे वाले में जो है मोगली पुत्र तीस ने किया था। मोगली पुत्र तीस इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। पाटलिपुत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तीस ने। और चौथा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता जो है अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष इन्होंने किया था। ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक को से मिलने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। एक ऐसा शासक जिसने हजरत आला या बाद में चलकर सुल्तान का टाइटल लिया, उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले हजरत आला और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया। शेरशाह सूरी। Which sultan founded a town where now stands Agra? वह कौन सा सुल्तान है जिसने एक टाउन नगर की स्थापना की जहाँ पे आज का आगरा बसा हुआ है? तो उसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक टाउन बसाया और उस टाउन का नाम आज के रूप में आगरा के रूप में जाना जाता है। जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स यानी फल, फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। तो वो पहला सुल्तान जिसने फलों की क्वालिटी पर ध्यान दिया, उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही वह शासक था जिसने फलों की क्वालिटी के लिए ध्यान दिया। स्वाली के युद्ध में किसने पुर्तगीज को हराया था? पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में हराने वाला मुनरो था। मुनरो जो था उसने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था। कर्नाटक वार का इमीडिएट कॉज क्या था? कर्नाटक वार जो है 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। ये जो है, ये जो युद्ध है वो बाहर से प्रभावित होता है, विदेशी युद्ध से प्रभावित होता है। जैसे अंगल यहाँ पे जो युद्ध हुआ फ्रेंच, कर्नाटक वार जो हुआ वो विदेशों के युद्ध से प्रभावित हुआ। जब भी इंग्लैंड और फ्रांस में
इंग्लैंड और फ्रांस में विदेश में जब झगड़ा होता था, तो अपने देश में भी युद्ध स्टार्ट हो जाता था। और जब वहाँ पे शांति आती थी, तो इधर भी इंग्लैंड और फ्रांस में जो है युद्ध में शांति आती थी। तो ये जो है कर्नाटक वार का जो मेन कारण है, मंगोल और फ्रेंच के बीच राइवलरी। इन दोनों के बीच में जो राइवलरी था, उसी के कारण जो है पहला कर्नाटक वार हुआ। ठीक है। Which act empowered Cornwallis to rule over the decision of his council? कर्नावालिस जो है, कर्नावालिस भारत आने को तैयार नहीं था। तो कर्नावालिस को वो कुछ स्पेशल पावर चाहता था भारत आने के लिए। तो उसे वो जिससे कि वो जो उसका काउंसिल था, उसका काउंसिल जो था, उसके साथ जो संघ था, समूह था लोगों का, तो उनमें उसका डिसीजन को माना जाए, उसको लेकर एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 कहा जाता है। उसी में ये उसको कर्नावालिस को जो है आदेश दिया गया कि वो अपना जो उसके काउंसिल का डिसीजन है, उसको अकेले वो टर्न ओवर कर सकता है। यार 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग 7 लोग का काउंसिल, मतलब 50 लोगों का, जितने भी लोगों का, तो इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। बाकी लोग ये लोग क्या कर रहे हैं उसका डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल। ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 कॉर्नवालिस के लिए। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेने वाले का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अली जौहर। अली जौहर, अली जौहर ने ही फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अली जौहर ने ही भाग लिया था। कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1906 का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का, ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था या लोगों को समझाया था कि जो भारत का जो धन है, वो भारत का जो पैसा है, भारत का जो डॉलर करेंसी है, उसको उसको विदेशों में ले जाया जा रहा है। ठीक, भारत को पैसा को विदेशों में ले जा रहा है, यानी हम कंगाल हो रहे हैं। ये कहना था दादा भाई नौरोजी का। वो पीरियड जिसे चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, तो कॉपर एज को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। कॉपर एज। बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन देयर। बिहार जो है ब्रिटिश काल में ही एक सेपरेट स्टेट बन गया। वो कब हुआ? तो बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 को, आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को। और उसमें भी 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है या फिर उड़ीसा का है, ये दोनों अलग हो गए। तो बिहार जो है बेसिकली पहली बार जो अलग हुआ बंगाल से, वो था 1912। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1912। सेपरेट स्टेट बिहार बना 1912। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं। सहयाद्री। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आर नोन एज सहयाद्री। मुगल एम्पायर हु वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिल्ली बाय गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन के द्वारा, वह मुगल शासक जिस वह मुगल शासक जिसको गाजीउद्दीन द्वारा, ये जो गाजीउद्दीन था, इसने एक मुगल शासक को दिल्ली में आने से
प्रवेश करने से रोक दिया। तो उस शासक जिसे रोका गया उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में आने से रोक दिया गया या फिर नहीं आने दिया गया। किसके द्वारा? गजीउद्दीन के द्वारा। गांधी इरविन पैक्ट जो है कब साइन किया गया? गांधी इरविन पैक्ट जो है, ये ध्यान में रखिएगा, 5 मार्च 1931 को साइन किया गया है। 5 मार्च 1931 को साइन किया गया है गांधी इरविन पैक्ट। इसमें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने का बाद कहा गया। बिरसा मुंडा जो है किससे एसोसिएटेड नहीं थे, यानी ये जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बेसिकली दे रहा है कि बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है और भी बहुत सारे नन करके ऐसे दिया था। तो बिहार बिरसा मुंडा जो है वो ना ही बिहार से एसोसिएटेड, ना ही उड़ीसा से, ना ही झारखंड से। आंसर क्या होगा? नन होगा। ठीक है, बिहार बिरसा मुंडा जो है वो नहीं संबंधित है इन राज्यों से। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स दिया हुआ था कि राज्यों से, यहाँ पे उसका पूछने का मतलब था कि राज्यों से संबंधित है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में क्या इनका योगदान है क्या? तो नहीं, इनका योगदान फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में नहीं है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो है इससे कोई लेना देना, ये फ्रीडम फाइटर थे ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, ये किसी के फेवर में नहीं थे, ये बिहार झारखंड, इस यहाँ पे जो क्वेश्चन बेसिकली गलत फ्रेम किया गया, वाज इन द फेवर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन होने, वाज इन द फेवर ऑफ। तो वो किसी राज्य के फेवर में नहीं थे, यानी वो बिहार के फेवर में नहीं थे, उड़ीसा के फेवर में नहीं थे, झारखंड के फेवर में नहीं थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे? फ्रीडम फाइटर। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा था, धरती आबा, जगत पिता कहा था। ठीक है, हु स्टार्टेड सिविल इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गांधी जी के कहने पर जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इधर के विनोबा भावे के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, विनोबा भावे। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है आपको 12 मार्च को स्टार्ट हुआ है 1930 को, से लेकर 6 अप्रैल। ठीक, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया और 6 अप्रैल 1930 को खत्म कर दिया गया। पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कहाँ पे उसका बैठक हुआ? तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला मीटिंग था वो होने को तो था पुणे में होने को था। ठीक है, लेकिन ये हुआ मुंबई में। ये लास्ट टाइम में जो है डिसीजन बदला गया। इनिशियली ये प्रोग्रामिंग था कि यहाँ पे होगा, पुणे में होगा, लेकिन प्रोग्राम को जो है शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे एलन ऑफ टिबियम ह्यूम थे, उनका नाम आपको ध्यान। ये एक सिविल सर्वेंट, ये एक सिविल सर्वेंट। Who said the Cripps proposal a post-dated check by a crushing bank? महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा? तो क्रिप्स ने एक प्रस्ताव दिया। क्रिप्स का एक प्रस्ताव था। क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था? कि क्रिप्स का प्रस्ताव था कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का चर्चा किया गया क्रिप्स के द्वारा। तो गांधी जी का कहना था कि नहीं, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्णतः स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और गांधी जी ने उसी पे कमेंट किया कि जो क्रिप्स का प्रपोजल है, ऐसा लगता है जैसे ये पोस्ट डेटेड चेक है, जो बैंक धराशायी होने वाली है, जो बैंक जो है खत्म होने वाली है, कंगालिया होने के कंगाल पे है, उसके द्वारा एक चेक दिया गया है पोस्ट, जो कि पोस्ट डेटेड है। तो ये क्रिप्स पे कहा गया
किसको लेकर कहा गया? डोमिनियन स्टेटस पे जो क्रिप्स का प्रपोजल आया कि आप डोमिनियन स्टेटस मान लीजिए इंडिया को, ये स्टेटस आप स्वीकार कीजिए। कि महात्मा गांधी जी ने पे ये रिप्लाई में ये ऐसा कहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कब स्टार्ट होता है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 1920 में। तो इसके स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या है? तो 1919 में जो है आपको याद होगा, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो दुर्घटना या फिर घटना का है हुआ था, जिसे भारत के खिलाफ जो है ये सबसे बड़ा अत्याचार था, ये जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो नरसंहार हुआ था 1919 में, इसी को लेकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। ये जो है 1920 का जो कार्यक्रम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो इसी के कारण आया। अगर ये नहीं होता तो ये 1920 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो इस तरह से नहीं आता। तो ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसी को लेकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसी से उठा हुआ एक घटना था। वो फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने स्थापना की? तो आप ध्यान में रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना 1939 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक। कोरबा कोलफील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलफील्ड को देखकर आपको मन में थोड़ा सा ये होता होगा कि चलो कोलफील्ड देखें और झारखंड न जाएं। तो झारखंड जाइएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। झारखंड इसका आंसर ना होकर ये इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। कोरबा जो कोलफील्ड है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। गडीज आर इनहेबिटेंट्स। गडीज जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तो ये जो गडीज जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश। गडीज जो है हिमाचल प्रदेश के इनहेबिटेंट। मानस किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है मानस। एस्किमोज जो है कहाँ के इनहेबिटेंट है? एस्किमोज जो है अफ्रीका के एस्किमोज है, सॉरी, कनाडा के इनहेबिटेंट्स। कनाडा के इनहेबिटेंट्स हैं एस्किमोज। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर नॉट। नॉट का मतलब होता है, जैसे देखिए माला है, ये माला ये धागा है, उसी में से ये निकाल कर ऐसे लगाते हैं। ये नॉट का मतलब गांठ, नॉट मतलब गांठ। ठीक है, तो पामीर नॉट जो है उसी को विश्व का छत कहा जाता है। ये पामीर नॉट जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित है। पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका। अफ्रीका। पिग्मी जो है अफ्रीका से संबंधित। स्टेट विच रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर। वैसा शहर जिसमें ठंडा के दिनों में बारिश होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा में वर्षा जो है ठंडी के दिनों में मिलता है। फिजी आइलैंड कहाँ स्थित है? तो फिजी आइलैंड स्थित है आपके पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। फिजी आइलैंड कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशियन में। हीराकुड डैम जो है कहाँ किस नदी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? हीराकुड डैम जो है महानदी पे कंस्ट्रक्ट। महानदी। हीराकुड डैम कहाँ पे? महानदी डैम। महानदी रिवर पे। ठीक है, हीराकुड डैम। और वैसी रिवर जो फॉल्ट के थ्रू फ्लो करती है, तो उस रिवर का नाम है नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है वो फॉल्ट के थ्रू में फ्लो करती है। एक क्वेश्चन है, जो हीराकुड डैम महानदी, ये जो है नर्मदा, इस सारे रिवर्स का जो नाम है सोन, नर्मदा, महानदी, हीराकुड, ये सबको मैप में देखेंगे कौन कहाँ नदी से निकलती है। ये जो है सोन, नर्मदा, महानदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदियां निकलती हैं, अमरकंटक हिल्स।
ये नदियाँ निकलती हैं। तो ठीक है, सोन, नर्मदा महानदी ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका सोन नदी। कनेक्टिंग कीजिएगा, आप कनेक्ट कीजिए जहाँ-जहाँ रेड जो लाइन है वो कैसे निकल रहा है। ये रहा सोन और ये रहा आपका महानदी। ठीक है, महानदी और इसी पे जो है हीराकुद बाँध, हीराकुद डैम जो है इसी पे लोकेटेड है, हीराकुद डैम। ठीक है, ये सोन हुआ और ये नर्मदा, नर्मदा जो है जो देखिए, ये नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, महानदी। तो ये तीनों रिवर सोन, नर्मदा, महानदी जो है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। ठीक है, और एक बात जो है ध्यान में रखिएगा कि हीराकुद डैम जो है किस नदी पे स्थित है? तो हीराकुद डैम जो है महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी। मलक्का स्ट्रेट जो है किसके बीच में फैसिलिटेट करता है? आप ध्यान में रखिएगा कि ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट इंडियन ओशियन और प्लस साउथ चाइना सी, साउथ चाइना। मलाक्का स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को। आइए मैप के माध्यम से इसे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पे ये रहा, ये जो हम पेन चलाएंगे वहां पे देखिएगा, वहां पे हम थोड़ा सा मोटा करेंगे जो इंक है उसको। तो ये रहा आपका मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, ये रहा मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट जो है ये आप देखेंगे, ये रहा आपका इंडियन ओशियन और ये रहा साउथ चाइना सी। तो इन दोनों के बीच में से ये कनेक्ट करता है, मलक्का स्ट्रेट जो है पास होता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए, ये जो सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जावा आइलैंड है, जावा सी भी है इधर, जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बड़ा सा लैंड दिखाई दे रहा है, लैंड मास, ये वाला ये पोर्शन, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये बोर्नियो है, ये वाला पोर्शन बोर्नियो है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी जो है काफी हॉट टॉपिक रहता है यूपीएससी का, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको बहुत पहले कि पनामा कैनाल, पनामा कैनाल जो आर्टिफिशियल कैनाल है, जो अफ्रीका के जस्ट इससे यहाँ पे स्थित है। तो ये जो पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ध्यान में रखिएगा, पनामा कैनाल जो है ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है। कैसा कैनाल है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कैनाल है, यानी मानव निर्मित है। ये जो कैनाल है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ये हुआ आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और ये रहा का साउथ पैसिफिक ओशियन। वैसे ही ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ये साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये तो कनेक्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे हम बता ही चुके हैं, ये रहा इंडिया, ये रहा अपना प्यारा भारत, ये रहा इंडिया, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और ये रहा सुमात्रा, ये रहा सुमात्रा, और ये रहा आपका जावा, और यहाँ पे है आपका मलाक्का स्ट्रेट। और ये मलाक्का स्ट्रेट को, ये इंडियन ओशियन रहा, और इधर जो है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी रीजन। तो ये जो है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो जो है वोल्केनो, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि माउंट एटना, वैसे ही माउंट एटना, एटना जो है इटली में है, एटना जो है इटली में है।
और इटली में माउंट एटना है, और किलिमंजारो जो है ये वोल्केनो है तंजानिया में। तंजानिया में ये एक वोल्केनो। इंटरनेशनल डेटलाइन किससे होकर गुजरती है? इंटरनेशनल डेटलाइन किससे होकर गुजरती है? ये गुजरती है पैसिफिक ओशियन से। किसे? पैसिफिक ओशियन से इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है। शिव समुद्रम फॉल जो है वो किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम फॉल जो है ये कावेरी नदी पे स्थित है। कावेरी नदी पे स्थित है शिव समुद्रम फॉल। सबसे बड़ा सिटी, सबसे बड़ा जो शहर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, वो शहर है कानपुर। वो शहर है कानपुर। किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किया गया? ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं पार्ट 4 में इसकी चर्चा किया गया। पार्ट 4 में आर्टिकल 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का इसमें चर्चा किया गया। आर्टिकल 12 टू 35। भारत सरकार को कानूनी मुद्दे पर कौन एडवाइस करता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत के किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस करते हैं। ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्ति कौन करता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। इस 5 ईयर प्लान में जो है प्राइस लेवल इन इंडियन इकोनॉमी डिक्रीज। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज किया था पहले ही प्लान 1 में। ये पहला प्लान बना था 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट FYP था, जिसे प्लान 1 भी कहते हैं। उसी प्लान में जो है इंडियन प्राइस का जो लेवल है वो डिक्लाइन कर गया था। The money that was devaluated twice in the month है यहाँ पे। ठीक है। जो इंडियन करेंसी है उसका डिवेल्युएशन हुआ था, 2 बार डिवेल्युएशन हो गया था, लगातार 2 बार डिवेल्युएशन हुआ था। तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब ऐसा हुआ था इंडियन करेंसी को 2 बार एक ही मंथ में, एक ही मंथ में 2 बार जो है डिवेल्युएट किया गया। तो 1991 में 2 बार, ट्वाइस टाइम्स डिवेल्युएशन, ट्वाइस डिवेल्युएशन। ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किससे संबंधित है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आप ध्यान में रखिएगा, वो जो है अस्थायी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभा के पहले अध्यक्ष थे। और इसमें जो है एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है सच्चिदानंद सिन्हा? क्या ये दांडी मार्च से संबंधित है? क्या ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है या नहीं? तो यहाँ पे जो है सच्चिदानंद सिंधिया क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित नहीं थे। ये जो है दांडी मार्च से भी संबंधित नहीं थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी संबंधित थे। ये संबंधित थे होम रूल लीग मूवमेंट से। होम रूल लीग मूवमेंट से संबंधित। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको ध्यान में रखिए, केवल और केवल होम रूल लीग मूवमेंट से संबंधित। ये ऑप्शन दे तो आप टिक मारिएगा ऐसे। क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, इससे इनका कोई संबंध नहीं है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, काफी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार से संबंधित है सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये इनका किसी आंदोलन से संबंधित नहीं है एक्सेप्ट होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट से अगर क्वेश्चन दे तो आप टिक लगाइएगा, ना तो इन सारे ऑप्शन से बचिएगा। वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम
बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर चट्टोपाध्याय ना दे, अगर वहां पे चटर्जी दे, तो भी आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। चट्टोपाध्याय दे या चटर्जी दे, कोई भी दे, बंकिम चंद्र दिखाई दे, यही आपका आंसर होगा। बंकिम चंद्र जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इनकी पुस्तक थी एक आनंद मठ। आनंद मठ, उसी पुस्तक के जो पहला स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा था, यानी स्टैंजा मतलब एक ऐसा लाइन जिसमें 3-4 लाइन होंगे, उसका और दूसरे स्टैंजा का 3-4 लाइन, उसको उठाकर वंदे मातरम का जो है वो सॉन्ग बना था। वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था। इसके द्वारा लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कैसे होते हैं, तो आप याद रखिएगा, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ठीक है। Who had the power to appoint the nominees from Anglo-Indian community in Lok Sabha? एलएस लोकसभा। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, दो लोगों को, टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इंडियन एंग्लो इंडियन को पहले जो है नियुक्ति होता था। आर्टिकल 331 जो है इससे संबंधित था। अब जो है इसको खत्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अब जो है जो दो एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति होता था वो नहीं होगा। देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बरौनी, सॉरी, मस्ट आंसर ही बता दिया मैंने। मस्ट सिग्निफिकेंट वाइल्ड रिफाइनरी बिहार, बिहार का सबसे सिग्निफिकेंट वाइल्ड रिफाइनरी कौन है, तो बरौनी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी है। बरौनी रिफाइनरी जो आप ध्यान में रखिएगा, ये बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। वाइल्ड रिफाइनरी जो है, जितने भी एमएनसीज हैं, भारत में कंपनीज है, उससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत लोग अनजान भी होते हैं इन सारी चीजों से। तो ये भी कुछ जमकर पूछा जा सकता है कभी कभार, इसको रिलेटेड अंदर जाकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि बरौनी रिफाइनरी है, यहाँ पे होता क्या है। तो बरौनी रिफाइनरी में आपको हम बता दें कि क्रूड आता है, क्रूड आता है। क्रूड कहाँ से आता है, तो गल्फ कंट्रीज से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है, यूएसए से आता है। तो कच्चा जो तेल है उसको रिफाइन किया जाता है और उससे जो है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ, एटीएफ बनाता है। बेसिकली केरोसिन ही होता है, केरोसिन का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। ये यूज होता है हवाई जहाज वगैरह में। तो ये सब चीजें बनती हैं वहां पे बरौनी रिफाइनरी में। और डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एटीएफ, ये सब प्रोडक्ट है वहां के। तो बरौनी रिफाइनरी ध्यान में रखिएगा, बरौनी रिफाइनरी ये की कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी यहाँ पे है बरौनी में, तो उस कंपनी का नाम है इंडियन वायल, इंडियन वायल कॉर्पोरेशन, इंडियन वायल कॉर्पोरेशन, IOCL, इंडियन वायल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी, जो कि बेगूसराय में स्थित है। द प्लेनेट विथ नो सैटेलाइट, ऐसे प्लेनेट जिसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि मरकरी और वीनस, इनमें कोई सैटेलाइट नहीं है। ये रहा आपका अर्थ, ये ठीक है। ये रहा आपका सन, तो मरकरी, वीनस, इनमें कोई सैटेलाइट नहीं। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, तो मून है। वैसे ही मार्स पे एक सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट है, फोबोस, फोबोस और डाइमोस। ठीक है, फोबोस और डाइमोस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, सॉलिड जो है जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। जैसे आप अगर कैम्फर है, कैम्फर, कपूर, कपूर, ये सॉलिड होता है,
जब देखते हैं थाली में लेते हैं इसको, थाली में, और गोला सा होता है उजला सा, और इसमें जब आप सलाही मारते हैं, माचिस मारते हैं, तो जल उठता है। और ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से अपना गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट होने लगता है? गैस। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होने लगे तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो कपूर जो है पूजा वगैरह के समय जो थाली में लेकर पूजा करते हैं, जलाते हैं, तो उस वो जो कपूर जलता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये तो रहा एग्जाम्पल, और ये रहा कि अब थ्योरी की सॉलिड जब गैस में बदलता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुकिंग गैस इज मेनली, तो कुकिंग गैस जो है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नेचुरल गैस, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, और कुकिंग गैस को CH4 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुकिंग गैस पूछे तो CH4 बोलेंगे, यानी इसको मीथेन भी बोलते हैं, कुकिंग गैस को मीथेन भी बोलते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब LPG में पूछे कि कौन सा गैस यूज करते हैं, उसमें मीथेन ना मारकर आप कहेंगे कि ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज होता है। ठीक है, वैसे हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि फॉर्मूला ना लिखकर, नाम ना लिखकर फॉर्मूला लिख दो C4H10 और C3H8। तो भी ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि LPG में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, substances responsible for catalyzing chemical reaction in living system, जो जीवित सिस्टम है, जो भी जीवित जंतु हैं, उनमें जो है केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, ठीक है, कैटलाइज कैटलाइज मतलब समझते हैं? कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट मतलब होता है कि जो भी रेट को बढ़ाए या फिर घटाए, जब भी रेट बढ़े या घटे तो किसके द्वारा होता है? तो कैटलिस्ट के द्वारा आता है। तो लिविंग सिस्टम में कैटलिस्ट के रूप में काम करने वाला वो सब्सटेंस कौन सा है? उस सब्सटेंस का नाम है एंजाइम। एंजाइम जो है, एंजाइम जो है वो जो है रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में हो रहा है तो घटा बढ़ा सकता है एंजाइम। इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम। प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बीइंग्स, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड जो है प्यूरिफाई किया जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी जब नहीं काम करता है, किडनी जब सही से ऑपरेशन में नहीं होता है, तब जो है डायलिसिस का जरूरत पड़ता है, और उसी के माध्यम से किडनी का जो है प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें ब्लड में का प्यूरिफाई किया जाता है उसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसेस है जिससे किडनी को, ब्लड को जो है प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, और डायलिसिस में होता क्या है, यहाँ पे वेस्ट जो भी है, वेस्ट मटेरियल जो भी है, वेस्ट केमिकल जो भी हमारे शरीर का है, वो अब किडनी में फिल्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, तो वो अब जो है हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीका, इससे हम जो है वेस्ट केमिकल को बाहर निकालते हैं। ये है नेचुरल जो हमारे शरीर में है। ठीक है, जन्मजात हमको मिलता है। अगर ये किडनी खराब है, अगर दोनों किडनी खराब है, तो डायलिसिस प्रोसेस को यूज किया जाता है। हालांकि डायलिसिस प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता है, उसके लिए आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना ही होगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, लोग कराता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसमें जो है किडनी का कोई काम, जब किडनी काम करना बंद कर देता है तब डायलिसिस डायलिसिस करना पड़ता है। जो वैसा ग्लास या वैसा लेंस जिसको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो आपने याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, दो तरह का आपको लेंस अभी ध्यान में रखना है, अभी अभी जानकारी के लिए हम बताए थे थोड़ा बहुत। दो तरह के लेंस, ये लेंस, ये जो लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस,
देखिए और ये देखिए, ये कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो है, बीच में जो है, आप देखिएगा पतला होता है। लेंस को जब आप पकड़िएगा दोनों तरह के लेंस को, यहाँ पे ये जो बीच में जो है पतला लेंस मिलेगा और यहाँ पे जो है मोटा मिलेगा। तो ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस और ये रहा कनकेव लेंस, ठीक है? ये लेंस है। तो कौन सा लेंस हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं? तो ये वाला लेंस कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और बात, पॉल्यूटेड इमिटेंट गैस इन व्हीकल्स इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था, क्या ये CO है, CO2 है, या और भी ऑप्शन था CH4 है? नन। तो गाड़ी से जो पोल्यूटेंट निकलता है और जो है पॉल्यूशन करता है, उसका नाम है कार, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉल्यूटेंट है, और ये अगर हमारे शरीर में चला जाए, ये हमारे ब्लड में चला जाए, ये ब्लड को खराब कर देता है। ब्लड जो है, ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है। स्कैवेंजर की तरह काम करता है, स्कैवेंजर की तरह। ये ब्लड सेल्स को खाने लगता है, खत्म करने लगता है। तो CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को व्हीकल से निकलता है, इसीलिए व्हीकल्स के कारण जो है प्रदूषण कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण, ये CO निकलता क्यों है? ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, CO निकलता है और इसी से प्रदूषण होता है और ब्लड को बहुत ज़्यादा बृहद स्तर पर ये डैमेज पहुँचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी का कम से कम यूज़ करें, और साइकिल को अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाना हो, तो साइकिल का यूज़ करें, उससे आपके प्रेस्टीज से कुछ लेना-देना नहीं। लाफिंग गैस कौन-सा गैस है? लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम ना देकर अगर फ़ॉर्मूला दे दे, तो ये वाला फ़ॉर्मूला सही होगा, ना ऐसे भी देता है NO2। फँसाने के लिए बीपीएससी अगर बहुत ज़्यादा तंग करने का मन करे तो वो फ़ॉर्मूला दे सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O बोलते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नहीं होगा, N2O होगा। ये भी नहीं होगा, NO भी नहीं होगा, NO भी नहीं होगा, ठीक है? N2O5 भी नहीं होगा, ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो आपको इससे मतलब नहीं रखना है। N2O लाफिंग गैस, ठीक है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है कब लॉन्च किया गया था? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है, ये पावर हाउस कंपनी है, ये लॉन्च किया गया था 1948 में, ठीक है? ये जो है पावर हाउस है, ये पावर सप्लाई किया था, पावर सप्लाई। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड। आर्यभट्ट जो है पहली इंडियन सैटेलाइट है, वो लॉन्च किसके, वो कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1975 में। तो और इसमें जो रूस के हेल्प से, रशिया के हेल्प से, ये पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है लॉन्च किया गया 1975 में। फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, ठीक है? ये तो समझिए रिवॉल्यूशन होता क्या है? रिवॉल्यूशन होता क्या है? एक होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है रोटेशन। जैसे आप पंखा को देखते हैं, अब पंखा को देखते हैं, पंखा में 3 ब्लेड होता है, ठीक है? अब पंखा जब स्विच को ऑन करते हैं तो तीनों ब्लेड नाचने लगता है, घूमने लगता है, तो ये हुआ रोटेशन। अपने एक ही जगह पर, यहाँ पे एक जगह फिक्स किया हुआ है टॉप पे, और यहाँ से फिक्स करके इसका ब्लेड यहीं पे रोटेट कर नाच रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। एक ही जगह पे फिक्स तरीके से नाचे, ठीक है? और जैसे आप देखते हैं, एक और एग्जांपल इसका है रोटेशन का। आप अपनी जगह पर खूब खड़े हो जाइए और इसके चारों तरफ वहीं पे खड़े होकर घूमिए, चारों तरफ गोल, 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 गोल। चारों तरफ घूमिए, चारों तरफ। ऐसे घूमिए कि आपको पूर्व भी दिखे, पश्चिम भी दिखे, उत्तर भी दिखे, दक्षिण भी दिखे, करके सारे दिशा दिखे।
दूसरी जगह पे नहीं जाना है, ये लोकेशन एक ही जगह पे खड़े होकर। तो ये हो गया रोटेशन, ठीक है? रोटेशन हुआ। अब आप क्या कीजिए, घूमिए भी शरीर को, आप गोल आप पूरा ऐसे घूमिए कि पूर्व पश्चिम घूमते, ऐसे घूमते रहिए और फिर वहाँ से घूमते-घूमते आगे भी बढ़िए और फिर उसी जगह पे पहुँचिए। ये हो गया रोटेशन और रिवोल्यूशन। जैसे रिवोल्यूशन का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवोल्यूशन के लिए आप एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बॉल रहा, ठीक है? अगर ये अपने पोज़ीशन से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे चला आया। तो ये हुआ रिवोल्यूशन, ये हुआ रिवोल्यूशन। और अगर साथ-साथ घूम भी रहा है अपने एक्सिस पे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन के कारण जो है, रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। किसके कारण? रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। इसके कारण डे और नाइट होता है, ठीक है? और रिवोल्यूशन के कारण ईयर में चेंज आता है, सालों में परिवर्तन आता है। रिवोल्यूशन आप समझ पा रहे हैं? इसका अगर आप समझ गए ना, हम जो समझा रहे हैं सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, ये घूमे अपने जगह पर चारों तरफ, तो ये हो गया रोटेशन। और घूमे और आगे भी बढ़े, आगे बढ़ गया। मान लीजिए ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये अपने जगह पे चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। पूरब क अभी मान लीजिए पूरब देख रहा था, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, ऐसे घूम रहा है। अब क्या किया, आदमी घूम भी रहा है, नाचते-नाचते, घूमते-घूमते ऐसे घूम रहा है, फिर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। ये हो गया रोटेशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है। जब अपने एक्सिस पे घूमेगा, खड़े होकर फिर न घूमेगा अपने जगह पर, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जिस कोऑर्डिनेट पे है वहीं पे घूमेगा खाली। तो हो गया रोटेशन। और जब कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और घूमते-घूमते फिर दूसरी जगह से फिर वहीं पे आ गया, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो एक एक रिवोल्यूशन में जो है, यूरेनस को जो टाइम लगता है, वो लगता है 84 ईयर्स। 84 ईयर्स। एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में 1 साल में, 1 साल मतलब इसको एक बार जब चक्कर लगाएगा, हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो है 365 दिन लगता है, यानी एक तब 1 साल होता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 84 साल लगता है तो कितना दिन लगता होगा, ठीक है? जब अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और जब पूरे चक्कर लगाने हैं तो रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है, रिवोल्यूशन के कारण ईयरली चेंज होता है। और ये जो है यूरेनस जो है 84 ईयर्स लगता है एक रिवॉल्यूशन के लिए, 84 ईयर्स। वो प्लैनेट जिसे इवनिंग स्टार कहा था, याद रखिएगा, इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं, वीनस। ओएनजीसी कब एस्टैब्लिश हुई? ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा, ये भी एक महारत्न कंपनी है, ठीक है? महारत्न कंपनी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1956 में हुआ है, 1956। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि ओएनजीसी जो है कब एस्टैब्लिश हुई? ओएनजीसी जो है 1956 में एस्टैब्लिश हुई। ओएनजीसी अपने कंट्री के, अपने तो देश में ऑपरेट करती है, साथ-साथ ये ताइवान में भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ताइवान में भी इसका प्रोजेक्ट करा था, वहाँ पे तेल वगैरह से और गैस वगैरह का जो खोज चला था कि कहाँ-कहाँ पे है, भंडार जो है कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? और इसका जो है ओएनजीसी जो है जब बाहर में काम करती है तो इसे ओएनजीसी विदेश के नाम से जानते हैं, ओएनजीसी विदेश, ठीक है? अपने देश में काम करती है तो ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि एनटीपीसी जो है, वो भी महारत्न कंपनी है, ध्यान में रखिएगा। आईओसीएल बता ही चुके हैं। और भी बहुत सारी कंपनी आप पता करिए, कीजिए कौन-कौन सी कंपनी है। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन के लिए सैटर्न को कितना टाइम लगता है? ये सब इसको टाइम लगता है 29.5 ईयर्स, साढ़े 29 साल। साढ़े 29 साल लगता है सैटर्न, सैटर्न पे, ठीक है? और हम बता चुके हैं पहले ही कि इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आइए, यूरेनस पे कितना साल लगता है? तो 84 ईयर्स लगता है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा कि सैटर्न जो है, सैटर्न को जो है 29.5 ईयर्स लगता है एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में।
और जो है यूरेनस को जो है 84 ईयर्स लगता है, 84 ईयर लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सबसे ये है एक आग्रह है कि आप जो है अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी लोग अभी नहीं देख रहे हैं किसी कारणवश और बाद में चलकर एक बैग जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अगर सोचेंगे कि रातों-रात में ही 1 सप्ताह में ही जब परीक्षा का एडमिट कार्ड निकलेगा तो सोचेंगे कि एक सप्ताह के भीतर हम यूपीएससी जो है क्वालीफाई कर दें। तो वैसा संभव नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, साढ़े 6 लाख लोग जो है फॉर्म गिरा चुके हैं 7 लाख के आस-पास। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और एक आपको प्रॉपर गाइड चाहिए, प्रॉपर चैनल चाहिए जहाँ से प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन मिल जाए, कुछ करंट अफेयर्स मिल जाए, ठीक है? करंट अफेयर्स भी आगे कराया जाएगा। वैसे आप अगर आप चाहें तो उत्कर्ष क्लासेस जो है वहाँ से ले सकते हैं। एग्जामपुर वाले हैं सर हैं, विवेक सर वहाँ से ले सकते हैं। वो लोग भी बहुत अच्छे करंट अफेयर्स बताते हैं। वहाँ से आप करंट अफेयर्स अप टू डेट हो सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है, सटीक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। मैं इसका दावा करता हूँ, आप इसको खोज लीजिए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, आप इसे कंटीन्यूअस जो है, इसको कर लीजिए। तो आपका एट एट अ ग्लांस जो है आपका तैयारी हो जाए। थैंक यू।